जय हिंद साथियों। आज मैं मध्यकालीन भारत डॉक्टर सतीश चंद्रा जी के जो सल्तनत काल के शुरुआती अध्याय हैं उसी को हम पिछले अध्याय में थोड़ा सा अध्ययन किए थे हम लोगों ने। आज उसी से आगे हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। अंक दूसरा है, ये वीडियो भी दूसरा है मध्यकालीन भारत पर। ऐसे कई लगातार वीडियो सीरीज है जिसमें हम मध्यकालीन भारत को ख़त्म करेंगे एक छोटे छोटे श्रृंखलाओं को जोड़ते हुए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 है वीडियो। भारत की ओर तुर्कों का प्रसार, हिंदू शाही शासक। इन हष्ट-पुष्ट व अत्यंत गतिशील लुटेरे सैनिकों की केंद्रीकृत सेनाओं का ध्यान प्राचीन काल से विख्यात स्वर्ण भूमि भारत की ओर कब आकर्षित होगा, यह केवल समय का ही सवाल रह गया था। हमें विदित है कि सन 870 ईस्वी में ही कहीं जाकर जबुलिस्तान को अंततः किसी याकूब नामक व्यक्ति ने जीत लिया, जो निकटवर्ती ईरानी प्रांत सिस्तान का वास्तविक शासक था। राजा की हत्या कर दी गई और उसकी प्रजा को मुसलमान बना दिया गया। सन 963 ईस्वी में अलप्तगीन ने, जो खुरासान में सामानी शासकों का सेनानायक रहा था, दक्षिण में जबलिस्तान में गजनी पर चढ़ाई कर दी और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के हिंदू शासक ने जिसके वंश को हिंदू शाही शासक वंश कहा जाता है, अपनी सीमा पर इस नए खतरे का सामना करने का प्रयास किया। इस प्रयास से उसने गजनी के भूतपूर्व सामानी हाकिम, मुल्तान के निकट के क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले भट्टी शासकों तथा बोलन दर्रे के पास मुल्तान के मुस्लिम अमीर के साथ गठबंधन किया। यह शासक जयपाल नामक एक हिंदू शाही शासक का साथ देने को तैयार थे, क्योंकि गजनी के शासकों ने उनके राज क्षेत्रों में दासों हेतु छापे मारकर उन्हें काफ़ी परेशान कर रखा था। किंतु गजनी पर जयपाल का आक्रमण विफल रहा एवं उसके द्वारा निर्मित गठबंधन शीघ्र ही बिखर गया। अलप्तगीन के बाद गजनी का शासक बनने वाले 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक राज्य पर चढ़ाई की एवं सीमावर्ती भूखंड लमगान यानी काबुल और जलालाबाद को तबाह कर दिया। लगभग सन 990-991 ईस्वी में हिंदू शाही शासक का निर्णायक हार हुई और 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता का कथन है कि इस युद्ध में जयपाल को दिल्ली, अजमेर, कलिंजर एवं कन्नौज के राजपूत शासकों से सहायता प्राप्त हुई थी। किंतु आधुनिक इतिहासकार इस कथन की सच्चाई पर संदेह करते हैं, क्योंकि उस समय किसी इतिहासकार ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। उस समय दिल्ली कोई विशेष महत्वपूर्ण राज्य भी न था। अजमेर की स्थापना नहीं हो पाई थी और कन्नौज पतन की ओर उन्मुख था। अंततः फरिश्ता के विवरण गजनवियों की विजय पैमाने को अतिरंजित करने की इच्छा से प्रेरित लगता है। उस युद्ध के बाद काबुल और जलालाबाद प्रांतों को गजनी राज्य में मिला लिया गया। समकालीन इतिहासकार उत्तवी कहता है कि इसके बाद हिंदुओं ने अपनी दुम दबा ली और इस देश पर पुनः आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 10वीं सदी के अंत तक भारत के दोनों बाहरी बुर्ज जबलिस्तान और अफगानिस्तान हाथ से निकल गए। अंततः भारत की मुख्य भूमि पर आक्रमण अगला पर संभावित कदम था, जिसकी तैयारी में गजनी के यामनी शासकों ने गजनी से काबुल और जलालाबाद की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया था। इस बीच हिंदू शाही शासक जयपाल ने पश्चिम में अपनी राज्य क्षेत्र की क्षति को पूरा करने के लिए पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की थी। वह इसी कोशिश में उसने 991 में लोहवर अर्थात लाहौर को रोन डाला। स्थानीय शासक को कुछ समय तक अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करते रहने दिया गया, किंतु 999 ईस्वी में लाहौर को शाही राज्य में मिला दिया गया और जब पेशावर से ब्यास नदी तक
पेशावर से ब्यास नदी तक फैला हुआ था। 999 में महमूद ने गजनी की राजगद्दी संभाली और प्रतिवर्ष भारत में सैनिक अभियान करने का संकल्प लिया। सीमावर्ती चौकियों पर आरंभिक छापे मारने के बाद उसने 1001 में शाहियों के विरुद्ध कूच किया और पेशावर के निकट उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में महमूद की सेना 15,000 चुनिंदा घुड़सवारों और गजियों की एक विशाल टुकड़ी एवं भारी संख्या में अफगान सैनिकों द्वारा निर्मित थी तथा जयपाल की सेना में अनुमानतया 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक और लगभग 300 हाथी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध मुख्यतः घुड़सवार सैनिकों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें दक्षतापूर्ण सामरिक व्यूह कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें जयपाल पराजित हुआ। महमूद ने शाही राजधानी बेहिंद में अपना विजयी कदम रखा और उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार जयपाल को कैद कर गजनी ले जाया गया, किंतु कुछ समय बाद मुक्ति के लिए एक भारी रकम की भुगतान करने पर उसे छोड़ दिया गया। किंतु यह मनगढ़ंत कहानी लगती है, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी विजय के बाद महमूद शाही शासकों के साथ संधि कर ली और केवल सिंधु नदी के पश्चिम शाही राज्य के अधिकार में आने वाले क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। यदि शाही शासक की पूर्ण पराजय हुई होती तो उसे कैद कर लिया जाता, तो ऐसा संभव न होता। कुछ भी हो, किंतु जयपाल इस पराजय को बहुत अपमानजनक माना एवं कुछ वर्षों बाद चिता में स्वेच्छा से जाकर मृत्यु का वरण किया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल हिंदू शाही राज सिंहासन पर बैठा। इस पराजय के बावजूद शाही शासक इतने शक्तिशाली बने रहे कि भारत में महमूद की ओर अधिक प्रसार की राह में एक गंभीर अवरोध उत्पन्न कर सके। खास पंजाब की मुख्य भूमि के कदम जमाने के लिए गजनबियों को सिंधु नदी के निकट 2 भीषण युद्ध लड़ने पड़े। 1006 ईस्वी में सिंधु नदी के निकट एक कड़े संघर्ष के बाद महमूद ने अपनी ऊपरी क्षेत्र सिंधु को जीत लिया और इस तरह पंजाब की ओर बढ़ने का उसका मार्ग खुल गया। किंतु खास पंजाब 1009 ईस्वी तक उसके नियंत्रण से बाहर ही रहा। जब सिंधु नदी के पूर्व से छाछ के मैदान में लड़े गए एक निर्णायक युद्ध में महमूद ने आनंदपाल पर विजय प्राप्त की और तदुपरांत उसने नमक पहाड़ियों में स्थित नंदना को भी तहस नहस कर दिया, जहां शाहियों ने अपनी पूर्व पराजय के बाद हिंद अर्थात पेशावर के स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। महमूद ने भीमनगर अथवा नगरकोट के किले पर भी कब्जा कर लिया। कुछ समय पश्चात आनंदपाल को एक अधीनस्थ शासक के रूप में पंजाब प्रशासन करते रहने दिया गया, किंतु 1015 में महमूद लाहौर जा धमका और उसे लूट लिया। शीघ्र ही गजनवी साम्राज्य झेलम नदी तक फैल गया। इसी बीच महमूद ने मुल्तान को भी रोन डाला, जहां मुस्लिम शासक ने महमूद के विरुद्ध आनंदपाल के साथ दिया, किंतु सन 1015 ईस्वी में उसका कश्मीर जीतने का प्रयास विफल रहा, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम था। भारत में महमूद की सेना की प्रथम पराजय थी। इस प्रकार 990 में 1015 ईस्वी तक का काल दीर्घकालिक संघर्ष का काल था, जिसके दौरान अफगानिस्तान और उसके बाद पंजाब एवं मुल्तान गजनवियों के अधिकार में आ गए। अब गंगा के मैदान में तुर्क आक्रमण का मार्ग खुल गया। हम इसका पार्ट 3 अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।